बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, अब शुरू करते हैं हम अपना 6th चैप्टर, जिसका की नाम है प्रतिस्पर्धा रहित बाजार। तो बच्चों, जैसा कि हमने 4th चैप्टर में पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में डिटेल में अध्ययन किया था, हमने जाना था कि किस प्रकार से पूर्ण प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा होती है, फर्मों की संख्या बहुत अधिक होती है जो कि एक ही कीमत पर अपनी वस्तुओं को बेचती है, और वहां कीमतों का निर्धारण कहाँ होता है? उद्योगों में होता है, मांग और पूर्ति के द्वारा। यदि आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम पढ़ेंगे प्रतिस्पर्धा रहित बाजार। जहां पर प्रतिस्पर्धा नहीं पाई जाती वो बाजार प्रतिस्पर्धा रहित बाजार होते हैं, जिसमें अल्पाधिकार आता है, एकाधिकार आता है, अपूर्ण प्रतियोगिता आती है। तो इसके बारे में इस लेसन में हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम पूर्ण प्रतियोगिता में जो हमने प्रतियोगिता की बात की थी कि किस प्रकार से प्रतिस्पर्धा चलती है, तो प्रतिस्पर्धा व्यवहार क्या होता है और प्रतिस्पर्धा संरचना क्या होती है, उन दोनों में क्या अंतर होता है, उसका अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम पूर्ण प्रतियोगिता की जो विशेषताएं हमने पढ़ी थी उसको हम जान लेते हैं और उसके आधार पर देखते हैं कि एकाधिकार जो कि बाजार का प्रकार है वो क्या होता है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा के सिद्धांत, जहां उपभोक्ता और फर्म दोनों कीमत स्वीकार करता होते हैं। पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की संरचना एक ऐसी बाजार की सदस्य होती है जहां निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाता है। हमने पढ़ा था कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में क्या होता है, जो उद्योग है वहां मांग और पूर्ति के द्वारा कीमत का निर्धारण होता है, और जो फर्म है उसको उसी कीमत को अपनाना होता है। अर्थात फर्म क्या होती है, कीमत स्वीकार करता होती है, उस कीमत को अपनाकर वो मात्रा का निर्धारण करती है। और पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, कौन कौन सी शर्तों का पूरा होना आवश्यक है, वो हम एक बार देख लेते हैं। जो इसकी पहली शर्त है वो है फर्म और वस्तु के उपभोक्ताओं की बड़ी संख्या विद्यमान रहती है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा जो कि हमने बताया था काल्पनिक स्थिति है, उसकी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि फर्म और जो वस्तु के जो उपभोक्ता हैं उनकी बड़ी संख्या पूर्ण प्रतियोगिता में विद्यमान रहती है। सभी फर्मों के सम्मिलित कुल निर्गत की तुलना में प्रत्येक फर्म के द्वारा विक्रय की गई निर्गत की मात्रा नगण्य ही होती है। अब इतने सारे उत्पादक होते हैं तो वो उत्पादक जो उत्पादन की मात्रा उत्पादित करते हैं, यदि हम कुल उत्पादन में देखें तो उसका स्थान क्या होता है, नगण्य। क्योंकि बहुत सारे उत्पादन में, जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया था कि यदि हम सागर में से एक लोटा निकाल लेंगे या एक लोटा डाल देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वैसा ही यहाँ होता है कि बहुत सारी फर्में होती हैं जिसमें कि एक फर्म के उत्पादन का स्थान बिल्कुल नगण्य होता है, अर्थात बहुत कम होती है। तथा इसी प्रकार प्रत्येक उपभोक्ता के द्वारा खरीदी गई मात्रा सम्मिलित रूप से सभी उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी गई मात्रा की तुलना में क्या होती है, बहुत कम होती है। इसी प्रकार हमें देखें, जो सारे जो उपभोक्ता हैं वो जो मात्रा खरीदते हैं वो बहुत अधिक होती है। उसमें यदि हम एक उपभोक्ता की मात्रा देखें खरीदी हुई तो वो भी क्या होती है, बहुत कम होती है। इसका कारण क्या है, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा है, उसमें क्या होती है, बहुत सारी फर्में होती हैं और बहुत सारे क्या होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, जो कि कुल उत्पादन को या फिर हमें कहें कुल जो बिक्री है उसको प्रभावित नहीं कर पाते हैं। इसके बाद जो इसकी दूसरी जो विशेषता है पूर्ण प्रतिस्पर्धा की, वो है वस्तु का उत्पादन करने अथवा उसे बंद कर रोक देने के लिए फर्में स्वतंत्र होती हैं, अर्थात प्रवेश व बहिर्गमन स्वतंत्र होता है। हमने पूर्ण प्रतिस्पर्धा के बारे में डिटेल में जाना था, तो हमने ये भी पढ़ा था कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा में हमेशा सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि यदि असामान्य लाभ प्राप्त हो रहा होता है अल्पकाल में, तो बहुत सारी जो फर्में हैं वो क्या होती हैं, आकर्षित होती हैं उस असामान्य लाभ को देखकर, और फिर क्या होती हैं, प्रवेश कर जाती हैं उद्योगों में, जिससे कि वो असामान्य लाभ किस में बदल जाता है, सामान्य लाभ में। इसी प्रकार से यदि हानि हो रही होती है उद्योग में तो बहुत सारी फर्में उससे बाहर निकल जाती हैं और वह हानि सामान्य लाभ में बदल जाती है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि उद्योग में फर्मों के प्रवेश में और बहिर्गमन में क्या होती है, यहाँ पर पूर्ण स्वतंत्रता होती है। तो यहाँ पर यह है कि वस्तु का उत्पादन करें या फिर उसको रोकें, इसके लिए फर्में क्या होती हैं, पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं। फर्में प्रवेश और बहिर्गमन अपनी स्वतंत्रता से कर सकती हैं। इसके बाद आता है तीसरी विशेषता। तीसरी विशेषता में क्या है कि किसी उद्योग में प्रत्येक फर्म के द्वारा उत्पादित निर्गत तथा अन्य फर्म के द्वारा उत्पादित निर्गत में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। यदि कोई उद्योग है उसमें जो फर्म जो उत्पादित कर रही है निर्गत, ठीक है, और अन्य फर्म के द्वारा जो उत्पादित निर्गत है उसमें कोई अंतर नहीं होता। कहने का तात्पर्य है जो वस्तुएं हैं वो पूर्ण स्थानापन्न होती हैं। एक वस्तु के स्थान पर हम दूसरे वस्तुओं को पूर्ण तरह से प्रयोग में लाए जा सकते हैं। यहाँ पर वस्तुओं में कोई अंतर नहीं होता, इसीलिए तो वस्तुओं की कीमत में भी कोई अंतर नहीं होता है। और किसी अन्य उद्योग का निर्गत इस निर्गत का स्थानापन्न नहीं हो सकता है। और जो यदि हम किसी
और उद्योग की बात करें तो उसका निर्गत इस उद्योग का स्थानापन्न नहीं हो सकता है। और जो उद्योगों के द्वारा जो उत्पादित वस्तु होती हैं वो कैसी होती हैं, पूर्णतः स्थानापन्न होती है। जैसे इसमें बताया है कि उद्योग में जो फर्में हैं उसमें जो उत्पादित कर रही है वस्तुएं वो पूर्णतः स्थानापन्न कर रही है, और अलग अलग उद्योगों में जो वस्तुओं को यदि हम तुलना करें तो वो पूर्णतः स्थानापन्न नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद है अगली विशेषता, उपभोक्ता और फर्म दोनों को निर्गत आगत और उनकी कीमतों की पूर्ण जानकारी होती है। उपभोक्ता को भी और जो फर्म है जो कि उत्पादित कर रही है उनको जो बाजार में क्या तो कीमत प्रचलित है, कितना निर्गत है, कितना आगत है, उसकी कंप्लीट रूप से क्या होती है, जानकारी होती है। इसीलिए क्या होता है, कोई भी कीमत ज़्यादा वसूल नहीं कर सकता है। ठीक है, यदि फर्मों के लिए बाजार में प्रवेश करना कठिन हो जाए तो बाजार में हो सकता है कि अधिक फर्में ना हो। यदि हम ये कहें कि फर्मों के प्रवेश में क्या हो जाए, बैन लग जाए, यदि वो स्वतंत्र ना हो तो बाजार में ज़्यादा फर्में नहीं हो पाएंगी, ऐसा ही तो होगा। तो इससे फर्मों की संख्या ज़्यादा नहीं हो पाएंगी, अधिक फर्में नहीं होंगी। विषम परिस्थिति में बाजार में एक ही फर्म हो सकती है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक वस्तु को उत्पादित करने वाली एक ही फर्म हो। हमने पूर्ण प्रतियोगिता में बात की थी, बहुत सारी फर्में होती हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी एक वस्तु को उत्पादित करने वाली केवल क्या हो, एक फर्म हो सकता है ऐसा बाजार जिसमें एक फर्म होती है तथा क्रेता अधिक होते हैं उसे हम कहते हैं एकाधिकार। तो आपको याद रखना है कि जब वस्तु का उत्पादन करने वाली बहुत सारी फर्में होती हैं तो वो क्या हो गया, पूर्ण प्रतियोगिता। लेकिन जब वस्तु का उत्पादन करने वाली केवल एक ही फर्म होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, एकाधिकार, जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं मोनोपोली। आ रहा है बच्चों समझ में कि आप यहाँ पर आगे एकाधिकार के बारे में डिटेल में जानेंगे, इसलिए आपको इसका अर्थ पता होना आवश्यक है कि ऐसा बाजार जिसमें जो विक्रेता है वो केवल क्या होता है, एक ही होता है, अर्थात वस्तु को उत्पादित करने वाली फर्म एक ही होती है और क्रेता इसमें क्या होते हैं, अधिक होते हैं, तो इसे हम एकाधिकार की स्थिति कहते हैं। वह बाजार जिसमें बड़ी फर्मों की थोड़ी संख्या होती है अल्पाधिकार कहलाता है। अब पूर्ण प्रतियोगिता जिसमें बहुत सारी फर्में होती है, एकाधिकार जिसमें एक ही फर्म होती है। अब इसके बीच की स्थिति जिसमें फर्मों की थोड़ी संख्या होती है, बहुत ज़्यादा भी नहीं होती है और एक भी नहीं होती है, थोड़ी संख्या होती है फर्मों की जो कि वस्तुओं का उत्पादन करती है, उसे हम कहते हैं अल्पाधिकार। ठीक है बच्चों, याद रहेगा। इसी भांति एक फर्म द्वारा उत्पन्न वस्तुओं को दूसरी फर्मों से अलग नहीं किया जा सकता का अर्थ है कि फर्मों द्वारा उत्पन्न वस्तुएं निकट स्थानापन्न है परंतु एक दूसरे के पूर्ण स्थानापन्न नहीं है। ये लैंग्वेज यहाँ पर समझना, एक फर्म द्वारा जो उत्पन्न वस्तु है उसको दूसरी फर्मों से अलग नहीं किया जा सकता। मतलब एक फर्म ने और दूसरी फर्म ने, दोनों ने जो वस्तुएं उत्पादित की, हम उनमें डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते। आ रहा है बच्चों समझ में? इसका अर्थ क्या है कि फर्मों द्वारा जो वस्तुएं उत्पादित की जा रही है वो निकटतम स्थानापन्न है, अर्थात कुछ तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वो स्थानापन्न हो सकती है लेकिन वो पूर्ण रूप से स्थानापन्न नहीं हो सकती। आ रहा है बच्चों समझ में? इस लैंग्वेज का ये अर्थ होता है। एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु का केवल एक उत्पादक या विक्रेता होता है तथा ऐसी वस्तु का उत्पादन करता है जिसके निकटतम प्रतिस्थापन वस्तु बाजार में उपलब्ध नहीं होती। ये एकाधिकार की डेफिनेशन है जो कि आपको अच्छे से याद करनी है कि एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें वस्तु को उत्पादन करने वाला केवल एक विक्रेता या एक उत्पादक होता है और वह जिस वस्तु का उत्पादन करता है उसके निकटतम प्रतिस्थापन वस्तु बाजार में उपलब्ध ही नहीं होती है। आ रहा है बच्चों समझ में? अर्थात एक वस्तु को उत्पादित करने वाला एक ही विक्रेता होता है, उसे हम कहते हैं एकाधिकार अर्थात मोनोपोली। याद रहेगा, ये परिभाषा आपको अच्छे से याद रखनी है। इसके बाद आता है जो कि हम समझ रहे थे, प्रतिस्पर्धी व्यवहार बना प्रतिस्पर्धी संरचना। हमने बात की थी ना कि इस वीडियो में हम प्रतिस्पर्धी व्यवहार किसे कहते हैं, प्रतिस्पर्धी संरचना किसे कहते हैं, इसमें हम डिफरेंशिएशन देखेंगे। अब आपको नाम से तो सेम ही लग रहे हैं कि प्रतिस्पर्धी अर्थात क्या है, कंपटीशन चल रहा है, लेकिन एक तो होता है कॉम्पिटिटिव बिहेवियर और एक होता है कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर। जैसा कि हमने पूर्ण प्रतिस्पर्धा में पढ़ा था कि क्या करती हैं फर्में, आपस में पूर्ण प्रतियोगिता करती हैं, एक ही कीमत प्रचलित होती है। अब इसमें क्या होता है पूर्ण प्रतियोगिता में कि उद्योगों द्वारा जो कीमत निर्धारित कर दी जाती है, अब फर्में उसमें चाहे कितनी भी मात्रा क्या करे, उत्पादित करे, तो ये चीज़ अलग हो गई। और एक चीज़ ये होती है कि फर्में एक दूसरे की कीमत को क्या करती हैं, प्रभावित कर सकती हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं वो आती है प्रतिस्पर्धी व्यवहार में और प्रतिस्पर्धी संरचना में। इसके बारे में हम यहाँ देख लेते हैं कि पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार को एक ऐसे बाजार के रूप में परिभाषित किया गया है जहां बाजार में उत्पादन का विक्रय जिस कीमत पर होता है उस कीमत को प्रभावित करने में व्यक्तिगत फर्म असमर्थ होती है।
हमने पूर्ण प्रतिस्पर्धा की जब बात की थी तब हमने यही कहा था कि उद्योगों द्वारा क्या होता है, मांग और पूर्ति के द्वारा कीमत को निर्धारित कर दिया जाता है और एक व्यक्तिगत फर्म उस कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती है। यही हमने बात की थी। चूंकि व्यक्तिगत फर्म के निर्गत के किसी भी स्तर के लिए कीमत समान रहती है, इसलिए ऐसी फर्म किसी भी मात्रा का विक्रय कर पाती है जितनी मात्रा की वह दी हुई बाजार कीमत पर बेचने की इच्छुक है। अब कीमत जो निर्धारण है वो तो फर्म के हाथ में नहीं होता, उस कीमत पर जो फर्म है वो किसी भी मात्रा का क्या कर सकती है, विक्रय कर सकती है, क्योंकि कीमत तो उसके हाथ में होनी थी। वो चाहे ज़्यादा मात्रा भी बेच सकती है और वह चाहे कम मात्रा भी बेच सकती है, जितनी भी मात्रा वो बेचने को इच्छुक है उस कीमत पर, ठीक है। अतः इसे अपने उत्पाद के लिए बाजार प्राप्त करने के लिए अन्य फर्मों से प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता नहीं होती। अब उसे दूसरे जो विक्रेता है उनसे कोई इस तरह का कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं होती कि हम अपनी कीमत को कम कर देंगे, क्योंकि जो चीज़ है वो भी सब, जो वस्तु है वो भी कैसी है, पूर्ण प्रतिस्थापन है। तो यहाँ पर ऐसे कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है अपनी मात्रा बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो उपभोक्ता है वो अपने आप फर्मों के पास जाएंगे, क्योंकि उनकी वस्तु भी सेम है, कीमत भी सेम है, केवल मात्रा क्या है, दोनों फर्मों की अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ फर्मों को अपने उत्पाद के लिए बाजार प्राप्त करने के लिए कोई विज्ञापन करने की आवश्यकता नहीं होती, अन्य फर्मों से कोई प्रतिस्पर्धा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आ रहा बच्चों समझ में, क्योंकि कीमत क्या रहती है, इससे रहती है। यह स्पष्ट रूप से उस धारणा के प्रतिकूल है जो साधारणतः प्रतिस्पर्धी अर्थात प्रतिस्पर्धी व्यवहार से समझा जा सकता है। ये जो हमने बात की वो है प्रतिस्पर्धी संरचना की, ठीक है, जिसकी हमने पूर्ण प्रतियोगिता में बात की थी कि कीमत निर्धारित होती है। तो ऐसे में जो प्रतिस्पर्धी जो फर्म है वो क्या करती है, अपने मात्रा को निर्धारित करती है। अब हम बात करते हैं प्रतिस्पर्धी व्यवहार अर्थात कॉम्पिटिटिव बिहेवियर की। उसमें क्या होता है, कोक और पेप्सी विक्रय का अधिक ऊंचा स्तर अथवा बाजार में अधिक हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार से एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। यदि हम कोक और पेप्सी का उदाहरण ले लें तो ये दोनों क्या है, पेय पदार्थों की कंपनी है। अब ये दोनों ही क्या करते हैं, अपने मतलब क्रेताओं को आकर्षित करने के लिए ये बहुत सारे स्ट्रेटजी अपनाते हैं और इसके लिए वो क्या करते हैं, अनेक प्रकार से एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं। इसके विपरीत व्यक्तिगत किसानों को अत्यधिक मात्रा में अनाज को बेचने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं। यदि हम किसानों की बात करें तो वो यदि अनाज को बेचना चाहते हैं तो वो किसी प्रकार की व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं। तो ये दोनों स्थिति ही किसको बताती है, प्रतिस्पर्धी संरचना को और प्रतिस्पर्धी व्यवहार को। आ रहा है बच्चों समझ में। प्रतिस्पर्धी संरचना में कीमत पहले से निर्धारित होती है, तो मात्रा जो है उसको वो घट बढ़ सकती है फर्मों की, तो वो आपस में किसी प्रकार की प्रतियोगिता नहीं करते हैं। जबकि यदि हम प्रतिस्पर्धी व्यवहार की बात करें तो दो फर्में अपने उत्पाद को बाजार में बेचने के लिए, उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए बहुत सारी स्ट्रेटजी अपनाती हैं, बहुत सारा वो विक्रय करना चाहती हैं, बाजार में वो आधिपत्य स्थापित करना चाहती हैं। तो यहाँ पर यही है कि कोक और पेप्सी का यहाँ पर बहुत अच्छा उदाहरण दे रखा है कि जो कोक और पेप्सी जो हैं वो क्या करते हैं, अपना बाजार में अधिक क्या करने के लिए, हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के वो यत्न करती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कोक तथा पेप्सी के पास शीतल पेयों की बाजार कीमत को प्रभावित करने का सामर्थ्य है। क्योंकि वो कीमत को प्रभावित कर सकती हैं। जो कोक और पेप्सी हैं अपनी कीमत को कम भी कर सकती हैं, अपनी कीमत को बढ़ा भी सकती हैं, अर्थात बाजार कीमत को वो कम या ज़्यादा करने का उनके पास क्या है, हक है, या फिर हमें कह सकते हैं सामर्थ्य है। इसी वजह से वो क्या करती हैं, बाजार में हिस्सेदारी प्राप्त करना चाहती हैं और प्रतिस्पर्धी व्यवहार करती हैं, जबकि व्यक्तिगत किसानों के पास नहीं है। किसानों का जो अनाज होता है उसमें क्या होती है, पहले से ही सरकार के द्वारा जो रेट है वो तय कर दी जाती है, तो उनके पास वो अधिकार नहीं होता, वो इसी लिए कोई प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं करते। इसे हम प्रतिस्पर्धी संरचना कहेंगे। आ रहा है बच्चों समझ में। अतः प्रतिस्पर्धी व्यवहार अथवा प्रतिस्पर्धी बाजार संरचना आमतौर पर व्युत्क्रमानुपाती रूप से संबंध होते हैं। जो पूर्ण प्रतिस्पर्धी यदि हम व्यवहार की बात करें और यदि प्रतिस्पर्धी संरचना की हम बात करें तो वो एक दूसरे से क्या होते हैं, विपरीत रूप से संबंधित होते हैं। बाजार संरचना अधिक प्रतिस्पर्धी होती है तो फर्मों का व्यवहार कम प्रतिस्पर्धी होता है। यदि बाजार संरचना में क्या होगा, अधिक प्रतिस्पर्धा होगी, जैसे कि हमने पूर्ण प्रतिस्पर्धा में पढ़ा था, तो फर्मों का व्यवहार क्या होगा, कम प्रतिस्पर्धी होगा। वो एक दूसरे को इफेक्ट डालने का प्रयास नहीं करेंगे। दूसरी ओर हमें कहें कि बाजार संरचना कम प्रतिस्पर्धी है तो प्रतिस्पर्धी फर्मों का व्यवहार एक दूसरे के प्रति अधिक प्रतिस्पर्धी होगा। आ रहा है बच्चों समझ में। यदि हमने देख लिया कि बाजार संरचना क्या है, कम प्रतिस्पर्धी है, कम प्रतिस्पर्धा विद्यमान है, तो वो आपस में प्रतियोगिता बहुत अधिक करेंगे। प्रतिस्पर्धी फर्मों का व्यवहार एक दूसरे के प्रति क्या होगा, अधिक प्रतिस्पर्धी होता है। एकाधिकार में प्रतिस्पर्धा के लिए कोई भी फर्म नहीं होती है।
एकाधिकार जैसे हमने चर्चा की थी कि जिसमें क्या होता है, एक ही उत्पादक होता है, एक ही फर्म होती है उत्पादन करने वाली, तो उसमें तो प्रतिस्पर्धा होती ही नहीं है, ना तो प्रतिस्पर्धा व्यवहार पाया जाता है, ना ही प्रतिस्पर्धी संरचना पाई जाती है। आ रहे बच्चों समझ में? तो यहाँ हमने पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताओं के आधार पर एकाधिकार का अध्ययन किया कि एकाधिकार क्या होता है, जिसमें एक फर्म या एक उत्पादक होती है और वो फर्म जो उत्पादन करती है उसके पूर्ण प्रतिस्थापन कोई वस्तु नहीं होती है। इसके बाद हमने प्रतिस्पर्धी व्यवहार और प्रतिस्पर्धी संरचना का अध्ययन किया कि प्रतिस्पर्धी व्यवहार में तो क्या होती है, फर्में कीमत को प्रभावित कर सकती हैं, इसीलिए वो क्या करती है, बाजार में आधिपत्य प्राप्त करने के लिए आपस में कंपटीशन करती रहती हैं। लेकिन प्रतिस्पर्धी जो संरचना है उसमें जो फर्में हैं वो कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती हैं, वो केवल उनकी मात्रा ही घट बढ़ सकती है, इसीलिए वो आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं करती हैं। तो आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे वस्तु बाजार में एकाधिकार क्या होता है, किस प्रकार से एकाधिकार में औसत आगम या कीमत जो निर्धारित की जाती है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में जानकारी लेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।